धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की विशेष रूप से। और इसके अलावा कुछ दिलचस्प खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज भी कई दिलचस्प खबरें हमारे पास हैं। एक राष्ट्रपति का मोम का पुतला चुरा लिया गया है, क्यों चुराया गया बताएंगे विस्तार से। और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कैसा है सर हैदराबाद का मौसम? क्या सरकार बदलने के बाद हैदराबाद का जो मौसम है उसमें भी कुछ बदलाव नजर आता है? और कितने दिन का टूर है आपका ये? तकरीबन एक हफ्ता रहने वाला हूं। व्यक्तिगत रूप से आया हूं, लेकिन जहां जाऊंगा और यहाँ पे खासकर हैदराबाद में काफी परिचित राजनीतिज्ञ लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा। हैदराबाद का मौसम बड़ा बेहतरीन है, दिल्ली से तो अच्छा परिवर्तन है। और बारिश हो ना हो, यहाँ का जनरली स्पीकिंग कहें तो एयर क्वालिटी भी बेटर है दिल्ली से, टेम्परेचर भी कम है और साफ सुथरा जगह भी है। टेन टॉप में लेते हैं कि भारत में कहां बसे, तो हैदराबाद उनमें से एक आता है, लेकिन बहुत महंगा जगह भी है। जी चलिए, हैदराबादी बिरयानी भी मशहूर है। दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है वो भी काफी मशहूर है। जो भी बड़े बड़े लोग आते हैं उनको वहीं ले जाया जाता है। आजकल पैराग्वे के प्रधानमंत्री 4-5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने उनसे वहीं पर मुलाकात की है। खैर, अब हम विधिवत रूप से अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। और जो पहली खबर है लंदन से है। तुर्की का एक बंदा है, उसको कुरान का अपमान करने के आरोप में कुछ डॉलर पाउंड का जुर्माना लगाकर अदालत ने छोड़ दिया है, जिसके बाद से लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई कम की गई है। आप क्या कहेंगे? वहां पे लंदन में जो इनका केस देख रहा था फ्री में, उसका नाम है फ्री स्पीच यूनिट या जो भी है, वो इनको मदद कर रहा था। और ये रहने वाले बेसिकली तुर्की के हैं, कोई बहुत युवा भी नहीं है, 50 वर्ष के हैं, अधेड़ हम कह सकते हैं, और अपने आप को नास्तिक कहते हैं और तुर्की के रहने वाले हैं। तुर्की वहां की एम्बेसी के सामने आके शोर मचाते हैं। कुरान की प्रति के को तोड़फोड़ यानी काटने तोड़ने की बात मतलब किया, इन्होंने काम किया और कहते हैं इस्लाम रिलीजन इज ऑफ टेररिज्म। तो जो भी है, इनको यह कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, बात अलग है। यह फरवरी महीने में हुआ और कोर्ट ने जो इनको दंडित किया है, मेरा 2 कमेंट है। वह पहला यह है कि कोर्ट ने इनको इसलिए नहीं किया है कि इन्होंने कुरान के खिलाफ बोला या कुरान की प्रति को मतलब फाड़ दिया या जो किया, बल्कि इसलिए कि वहां पे जाके बिना बताए, बिना पुलिस के संरक्षण में इन्होंने शोर मचाया और जिससे एक बंदा इनके तरफ चाकू लेके भी आ रहा था, लेकिन पुलिस समय पे आ गई तो बचा लिया गया। नहीं तो हंगामा हो सकता था, शांति को झटका लग सकता था। वैसे बता दूं कि यूक्रेन का जो कानून है, ब्लास्फेमी यानी धर्म विरोधी कुछ बात कहने पर आपको दंडित नहीं करता है 15 वर्ष से, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे बुद्ध का हो, हिंदू किसी का हो। इसलिए इनको केवल शोर मचाने के लिए किया गया। लेकिन जो मेरा दूसरा कमेंट है वह यह है कि यदि अपने आप में नास्तिक कहते हैं और इस तरह से किसी धर्म के लोगों को, धर्म की ग्रंथि को या जो भी, उसको जाके जलाना फाड़ना स्वीडन वगैरह में काफी होता रहा है, यह बड़ा दुर्भाग्य है। एक धार्मिक संगठन उसको करता है, वो कोई भी संगठन भारत में नजर आता है तो उसको तो पीछे पैसा दिया जाता है या उसके पीछे दुखता है, लेकिन अपने आप को अपन नास्तिक कहते हैं, उस तरह के काम करते हैं और इस चीज को नहीं समझते हैं। इस तरह की चीजों को राज्य के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जैसे ISIS बनाया गया है। भारत में भी जितने इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है और हम एक वैज्ञानिक समझदारी के साथ उस आधार को बदलना चाहते हैं जिससे ऐसे कचरे लोग पैदा होते हैं। 2 चीजें लेकिन यहाँ पे और प्रमुखता से पैदा होती हैं सर। ये बंदा कहता है कि ये एर्दोगान की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, तो भाई एर्दोगान का पुतला जलाता, वहां की सरकार का पोस्टर जलाता, कुछ करता, किसी धर्म विशेष की किसी ग्रंथ को जलाने की तुझे जरूरत क्या पेश आई है? अब दूसरी बात कर लेते हैं। आपने नास्तिक का जिक्र किया। आपने परसों जब बात की थी ईसाई कमांडिंग ऑफिसर के बारे में, जिनको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला आया था, जिनकी बर्खास्तगी को सही ठहराया गया था, तो उस दिन आपने बताया था कि मैं भी नास्तिक था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए परसों वाली खबर में कि अब क्या है? जहां तक आपकी पहला बात है, ठीक है, हम उसमें बहुत लॉजिक नहीं ढूंढ सकते हैं। वहां इसको वहां पे तुर्की में समय मिला नहीं मिला जो भी है,
जहां तक दूसरी बात है, देखिए मैं मात्र अपने आप को नास्तिक नहीं मानता। वैसे बहुत बहुत सारे नास्तिकों का संगठन है, फेसबुक पे है, वो मुझे लाने की भी कोशिश करते हैं। जब मेरी विचार समझते हैं मैं निकल जाता हूं। नास्तिकता आस्तिकता, यानी एक और वर्ड है अंग्रेजी में है एग्नोटिसिज्म। हम्म। एथेइज्म मतलब जो नास्तिक है, मतलब नास्तिकता है, और थेइज्म मतलब जो आस्तिकता है। हम्म। और एग्नोटिसिज्म यानी वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि गॉड है या नहीं है, हम इन चीजों से अलग रहते हैं। हम्म। उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं अपने आप को मटेरियलिस्ट यानी भौतिकवादी कहता हूं। भौतिकवादी हम्म। वो नहीं कि खाया पिया और ऐश किया, बल्कि जो फिलोसफिकली होता है, जिसका चार्वाक दर्शन है हमारे देश में, हम्म। जिसके पीछे भगत सिंह की किताबें भी हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। हम्म। इसके बाद में और भी आके यूरोप में भी बहुत सारे लोग इसमें आए, अंततः जिसको मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर एक मेटेरियलिस्ट धारा के रूप में किया। हम्म। और हमें जानना होता है कि आखिर आस्तिकता है, अंधविश्वास है, क्यों है, आधार क्या है, उसके पीछे कौन है। और बिना इस आधार को बदले हुए यदि हम शोर मचाएं, लोगों की मतलब मूर्तियां उठा के फेंक दें, उनके धर्म ग्रंथ को उठा के जला दें, वो सब कर दे, तो इससे नास्तिकता एक बूंद भी आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे की तरफ आता है। हम्म। लोग तुम्हें पागल समझते हैं। और इसीलिए मैं उस समय के जो परसों कहा था, जिस संदर्भ में कहा था मुझे याद पूरी तरह नहीं है, लेकिन मैं नास्तिक कवि भी हूं, हम्म। लेकिन उससे एक हायर प्लेटफॉर्म पर फिलोसफिकली मैं एक भौतिकवादी, सही में कहें तो द्वंदात्मक भौतिकवादी हूं जी। जी, मैं याद दिला देता हूँ। आपने कहा था कि जब भी कोई प्रोग्राम होते थे, वैसे तो मैं नास्तिक था, लेकिन फिर भी मैं शामिल उन प्रोग्रामों में हो जाया करता था। उस संदर्भ में आपने जिक्र किया था। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते अच्छा हैं। ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। भारतीय शख्स हैं, पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा है कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं अस्पताल में। ये पुलिस कहीं की भी हो, ऐसे ही पगलाई क्यों रहती है सर? 2020 में इस तरह की घटना अमेरिका में हुई थी, जब एक अफ्रीकी मूल के निवासी को, नाम था लॉयड, और उसके ऊपर पुलिस ने, याद होगा हमारे सब सुनने वालों को, कि उसके गर्दन पे पुलिस ने गाड़ी से सटा के वो रख के उसको जबरदस्ती उसको वश में करने के लिए किया गया था। और अभी उसके मरे, उसकी घटना को 5 साल हो गई। हालांकि अभी भी उनकी बेटी ने या उनकी बहन ने जो भी है रोते हुए कहा था, पूरे मीडिया में आया था कि इसके बावजूद कि उस समय बाइडेन भी अपने घुटनों पे झुक के माफी मांगी थी और कहा था कि अमेरिका जैसे एक प्रजातांत्रिक देश में इस तरह घटनाएं नहीं होना चाहिए, रेसिज्म यानी रंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, आज भी उतना ही तेज से अमेरिका की वही हालत है। हम्म। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये चीज घटता है, और पुलिस हालांकि जिस महिला के साथ थे, जिस लड़की के साथ थे, वह कह रही थी कि हम दोनों के बीच में कुछ बकझक हो रहा था। हम्म। पुलिस वहां पहुंचती है, इसको पकड़ती है। लड़की पूरे जोर से चिल्ला रही, भाई मेरे साथी हैं, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, थोड़े जरूर नशे में, और इन्होंने विरोध किया जिस युवक को मार रहे थे ये लोग, कि भैया मतलब जो भी था, अंग्रेजी में बातचीत चला था कि ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस पहला अपना अधिकार समझती कि उसको फिर गाड़ी के पास में लाया, उसके ऊपर चढ़ के, इसका वीडियो भी बना हुआ है। और वहां के पुलिस के पास जनरली एक बॉडी कैमरा होता है, उससे भी पूरा आया होगा, जो कि अभी प्रकाशित नहीं है। लेकिन इस लड़की ने जो काफी हद तक लिया है चिल्लाते चिल्लाते, उसको दिखाया है। और यह पुलिस की बेरहमी जो है सो पूरे विश्व भर में भयानक रूप से है। यह केवल निंदा करने से नहीं होगा, व्यवस्था का अंग है, जिसमें यह व्यवस्था उसको सिखाती है कि पहला काम है कि उसको तुम अपने पूरी तरह से कब्जे में कर लो, फिजिकली उसको हैंडीकैप बना दो। और यह बंदा केवल जूझ नहीं रहा, बल्कि कोमा में जा चुका है। बिल्कुल। संभवतः से बाहर कभी निकले ना निकले कहना मुश्किल है ठीक जी। है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और एक साथ में दोनों खबरें आपके सामने रख रहा हूं। साउथ कोरिया, जहां पे 6 महीने पहले मार्शल लॉ लगा दिया गया था, वहां पे आज वोटिंग हो रही है, और पोलैंड के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। दक्षिणपंथी वहां पर सत्ता की ओर बढ़ चला है। दोनों को कैसे देखते हैं? जहां तक दक्षिण कोरिया की बात, हमने काफी चर्चाएं की हैं। और अब चूंकि स्नैप पॉल यानी बीच में ही चुनाव करवाया गया है, और जो पहले वाले थे एक्स प्रेसिडेंट यून सुक यील, उन्हीं के पार्टी से वह हार गए, बुरी तरह हार रहे हैं, 35% के आसपास है, जबकि ये 50% के आसपास आगे बढ़ रहे हैं, लिबरल पार्टी के हैं। लेकिन कहने के लिए लिबरल वैसे ही है जैसे कि लेबर पार्टी इंग्लैंड में वो क्या कर रहे हैं हमें नजर आ रहा है, उसी टाइप के, कुछ खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, कहने के लिए कि लोग लिबरल है, सेंट्रिस्ट है वगैरह है, यह सब जनता को बेवकूफ बनाने की बात है। और जहां तक पोलैंड में देख लें तो दूसरी तरफ
और राइट विंग पार्टी जीत गया है, जिसकी जीतने की उम्मीद नहीं थी, वह भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इनके पीछे ट्रंप या एलन लुइस का हाथ है, जो कहते थे ऐसे लोग को जीता है। और ये लोग जो है सरप्राइजिंगली प्रो यूरोपियन यूनियन नहीं है, ये कहते हैं हम अपने लिए जरूरत है तो रूस के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। तो कोई अंतर नहीं पड़ता, कहीं लिबरल हो, सेंट्रिस्ट हो, तथा कथित रूप से कुछ वामपंथी भी काम वही कर रहे हैं, जो कि आज की व्यवस्था को कहीं ना कहीं से बरकरार रखने में सहायक है। जी। क्या आज की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ही मैक्रो का पुतला चुराया गया, या उनकी पत्नी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद पुतला चोरी हो गया? पत्नी के मारने से तो कोई संबंध नहीं लगता है। यहां भी जो है ये चोर नहीं, मतलब उस टाइप के लगते हैं। ये ग्रीन पीस एक्टिविस्ट, यानी दुनिया को हरा भरा बनाए रखो, जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है उसको रोको, टी पार्टी, ग्रीन पार्टी से बहुत सारे बनाते हैं। एक तमाशा है जो भी है। तो इसके 3 लोग आते हैं, 2 लड़कियां या औरतें हैं और एक पुरुष होता है। मेन दरवाजे से आते हैं, चुपके से इनका वो लेके जाते हैं, और जो इमरजेंसी डोर होता है उससे निकल जाते हैं। तो लेके भाग गए, हो सकता है उसका तमाशा करेंगे, दिखाएंगे। और यह जो है इनका मोम का पुतला तो हाल फिलहाल में खैर बना हुआ है, 2018 बना था, लेकिन ये करीब 150 वर्ष पुराना पेरिस का एक प्रमुख संग्रहालय है, जहां सब चीजें रखी गई थी और ये कार्रवाई हुई है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए या दुनिया का ध्यान अपने मुद्दे की तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो मीडिया है वो दिखाई नहीं रहा है समस्याओं को। अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की तरफ। 2 दिन से ऐसा हल्ला मचा हुआ है कि यूक्रेन ने 1.5 साल से तैयारी कर रखी थी, 2500 किलोमीटर अंदर घुस के मारा, 4000 किलोमीटर अंदर घुस के मारा, 4 एयरबेस को बर्बाद कर दिया, इतने एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए। लेकिन रूस ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बल्कि इस्तांबुल में बैठकर जो है उससे बात कर रहा है यूक्रेन से कि अच्छा भाई तुम हमारे लोगों को छोड़ दो, हम तुम्हारे लोगों को छोड़ देते हैं। तो रूस जो है वो इतना सन्नाटा क्यों दिखा रहा है सर? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इससे बहुत सारा विश्लेषण चल रहा है। यहां तक कि रूस का जो भी टेलीग्राम चैनल है, दूसरे चैनल पे है, वहां के खुद जो बड़े बड़े तथा कथित रूप से एक्सपर्ट है, मिलिट्री हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, जियो पॉलिटिक्स के हो, वह खुद आश्चर्यचकित है कि कैसे हुआ और अब क्या हो रहा है। और यह जो है यूक्रेन ने जो बर्बाद किया, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड और नेटो के मदद से है। अमेरिका अपनी अनभिज्ञता दिखा रहा है, जो कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसकी तैयारी यूक्रेन के सीक्रेट सर्विसेज ने कहा है कि 1.5 वर्षों से चल रही थी, यानी बाइडेन के समय से चल रही, यानी बाइडेन को पता था, यानी वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री को पता था। डेट भले ही फिक्स ना हो, लेकिन ये कार्रवाई कर रहे थे। ये धीमे धीमे करके एक एक छोटा छोटा पुर्जा लाके फार ईस्ट में, जो 4000 से 6000 किलोमीटर दूर की बात बता रहे हैं, उन जगहों में यह ड्रोन ला रहे थे, उसके इक्विपमेंट को कंट्रोल करने में ला रहे थे, लकड़ी से बनी हुई गाड़ी, ताकि ऊपर से सैटेलाइट के पिक्चर में ना आ जाए या हवाई जहाज ना आ जाए, उसमें ला रहे हैं। सारा इक्विपमेंट ला रहे हैं ताकि कंट्रोल करें। और ऐन मौके पे आके 1 तारीख को वह दरवाजा खुल, ऊपर से मतलब जो है छत खुल जाता है और ये ड्रोन उड़ते हैं। 6 जगहों पर था, 2 जगह में नहीं हो सके तब तक जनता को पता चला। 1 या 2 जगहों में जनता को पता चला कि इसके अंदर ड्रोन ऐसा हो रहा है, तो डंडा वगैरह ले जाके मार के उसको तोड़ दिया। तो 2 असफल इस तरह से हो गए। 4 जो उड़ गए उनके में तो बारूद था। और ऐसे जगहों में जाकर, जहां पे सबने पढ़ा होगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके 40 से अधिक विमान, जो कि स्ट्रेटेजिक विमान कहते हैं, यानी जो एटम बम लॉन्च कर सकता है, यानी ट्रायड का एटम बम हो तो उसको करने के 3 तरीके होते हैं। ट्रायड मतलब 3, एक समुद्र के सबमरीन से, भारत के पास भी है, दूसरा इस तरह के जिसके आईसीबीएम वगैरह बात करते हैं जमीन से, और तीसरा आपका हवाई जहाज से, बॉम्बर। तो इनका हवाई जहाज का पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ जब न्यूक्लियर बॉम्ब से आया है कि इस बेस को ही तबाह कर दिया गया 4 जगहों को। और इसमें तो बड़ा हंगामा होना था और पूरी दुनिया से खामोशी थी कि भाई क्या पुतिन का स्टेटमेंट आता है। ना पुतिन, ना इनके जो 2IC हैं सिक्योरिटी वाले, वो ना इनके फॉरेन मिनिस्टर लावरो, एकदम सन्नाटा। ये अजीबोगरीब है, क्या प्लान कर नहीं पता। बहुत सारे जो सैटेलाइट के दूसरे जैसे पिक्चर आ रहे हैं, इसके आईसीबीएम लॉन्चर वगैरह मुंह में दिखाया गया है, वो उसको फिर से छुपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। यह 1 तारीख हुआ है।
1 तारीख को ही जो इनका टीम आने वाला था इस्तांबुल, वह चल पड़ता है। 2 तारीख को मीटिंग होती है, 1 घंटा से भी कम मीटिंग होती है। ये लोग अपना देते हैं, इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, हम डिटेल में ना जाए कि इनका क्या शर्त है, लेकिन इसको यूक्रेन खारिज कर देता है कहते हुए कि यह हमें ऑर्डर दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम मानने को तैयार नहीं है, उसको एकदम खारिज कर देते हैं। और दूसरा जो चीज फिर भी जो पॉजिटिव हुआ है, वह 10 से 12,000 पीओडब्ल्यूज यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो घायल है वगैरह है, थोड़ा अधिक हो भी सकता है, एकदम बराबर ना हो, 25 साल से कम के जितने भी उन सबको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा टंटा लगा है इसमें, यूक्रेन ने कहता है कि हमारे बच्चों को अब चुरा के ले गए, उनको छोड़िए, हालांकि वह कितना सच है नहीं है, वह दूसरे नैरेटिव पे बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहां से किधर जाएगा, किस तरफ जाएगा, अभी मुझे बड़ा डाउटफुल हो रहा है। एक क्या तो पुतिन ने संभवतः इसे मान लिए जी, क्या इसलिए क्योंकि बोल बोल कर पुतिन ने माहौल तो पहले बहुत बनाया, किया कुछ नहीं, और इस बार वो बोलकर जवाब नहीं देना चाहते, सीधे जवाब देना चाहते हैं? ये रणनीति तो नहीं चल रही है? एग्जैक्टली यही बात जो आपने पूछा दोबारा, यही मैं कहने वाला था। तो संभवतः वास्तव में ये कुछ करना चाहते हैं, केवल इसीलिए नहीं कि यूक्रेन अमेरिका ब्रिटेन को दिखाना, अपनी जनता को भी दिखाएं कि कर क्या रहा है जी। इस पूरे तो मामले को अगर हम देखते हैं सर, तो पाते हैं कि ब्रिटेन वाले सबसे ज्यादा परेशान है। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें परमाणु इस्तेमाल करने वाले जहाज दे दो, हमें सबमरीन दे दो, पूरे यूरोप को तैयार रहना चाहिए। ये ब्रिटेन क्यों इतना दुखी है सबसे ज्यादा? ये यूरोपियन यूनियन की बात करें, अमेरिका कह रहा है कि हम इससे अलग रहेंगे, हालांकि इसके बावजूद कि नेटो का हेड जो होगा वो अमेरिका ही का जनरल होगा, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो E3 है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इसमें तीनों में होड़ लगी कि हम आगे, हम आगे। जो मैं ट्रायड की बात कर रहा था, जो क्षमता भारत के पास है, वह क्षमता इंग्लैंड के पास नहीं है। यानी उसके पास सरफेस टू लॉन्चिंग है, लेकिन हवाई जहाज से मार करने की, यानी उनका जो स्ट्रेटेजिक एरोप्लेन है जो कि काफी हाइट पे जाके दूर दराज तक रख के, घंटों हवा में रख के, और वहां से वह मिसाइल लॉन्च करे जिसका वॉर हेड न्यूक्लियर बॉम्ब हो, वह उसके पास नहीं आश्चर्य। लेकिन सच्चाई यही है, फ्रांस के पास संभवतः कुछ हद तक है, चीन और अमेरिका के पास तो खैर है ही है। और इसको चीज को देखें तो ब्रिटेन जो है, जो भी उसके नए राष्ट्रपति स्टारमर बने हैं, उनकी हताशा का एक कारण तो ये जो मैंने बताया, दूसरा कारण है कि उनकी जनता अब उनसे बहुत दूर जा चुकी है, जनता अब उनके साथ नहीं है। उनको लग गया कि बहुत बड़े धोखेबाज और मक्कार आदमी है, वह काम नहीं कर रहा है जिसके लिए हमने वोट दिया था, बल्कि ठीक उल्टा कर रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे हमें नौकरी देने की बात हो, हमारा नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उसको भी ये बर्बाद करने में लगे हुए, प्राइवेटाइज करने में लगे हुए जी। एक खबर यहाँ पे सवाल के जरिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ चलाया जा रहा है कि S-400 की जो 2 यूनिट है, 2026 तक रूस उन्हें समय पे हमारे हवाले कर देगा, फिर हमारी एयर डिफेंस सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। जब रूस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम से हमें क्या फायदा हो पाएगा? S-400 वैसे बड़ा पावरफुल सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यहाँ पे यदि कुछ फ्रंट लाइन से पीछे में कहीं कुछ फेल होता है, हालांकि आज भी सुबह सुबह आया था कि कई अटैकम और कई हाइमर्स वगैरह से आक्रमण किए हैं, और जिसमें फ्रेंच का भी जो मिसाइल है वो भी छोड़ा गया है, उसको S-400 और दूसरे इनके से इन्होंने इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया। जहां तक स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की बात है फार ईस्ट रशिया में, उसमें तो खैर वहां S-400 था ही नहीं, था तो दूर से आने के लिए था, या तो अंदर में घुस के बगल से 50 किलोमीटर के अंदर में जाके या 30 किलोमीटर के अंदर में जाके वहां से, मतलब अंदर से वो किया है, तो उसमें S-400 की फेलियर की बात कोई नहीं बनती है। जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ है, 2 बात है, केवल पाकिस्तान होता तो S-400 हमारा बहुत पावरफुल है, चाहे उसका F-16 हो या उसका जो चाइनीज वर्शन जो अभी फाइटर जो आ रहे हैं, जो कि मिग का ही कहीं ना कहीं या सुखोई का कहीं ना कहीं एडवांस वर्शन या दोनों का मिक्स है, उसका जहां तक आ रहा है JF-10C या जो भी है, उसके भी कर लेते हैं। लेकिन इसके सारे के पीछे चाइना का, जैसे उसका एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो आया,
PL7 जो आया है, PL15 आया, उसके खिलाफ हवा में S400 काम नहीं कर सकता है पूरी तरह, लेकिन उसका जो लॉन्च जो कर रहा है, यहां पे आके मार रहा है, वहां पे S400 को टक्कर में आता है। क्या हम S500 ले सकते हैं? संभवतः रशिया बेचेगा भी नहीं, क्योंकि उसका रेंज जो है इससे 10 गुना ज्यादा है। वह हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, जिसकी हम बात पहले कर चुके, उसके भी अगेंस्ट में आता है। यहां तक कि हाइट इतना जाता है कि जो लोअर लेवल में जो सैटेलाइट है उसको भी मार सकता है। वह संभवतः नहीं देगा, लेकिन S400 अभी भी इफेक्टिव होगा इस चाइनीज के मसले में, लेकिन हमें खुद उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आसानी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, जी बता कि दीजिए। राफेल जो आया, उसका ब्रेन जो कहते हैं, जो चीज था, जो चिप्स होना था, जिसका कोड था, वह उसने इंडिया को नहीं बताया। यहां तक कि 2014 के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 12-13 में, उसमें उसको मैक्सिमम वो चीज देना था कि हम राफेल का जो आगे बढ़ाए, अपने बाकी सब मिसाइल को उसमें जोड़े, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, वह जो चीजें देना था वो भी कैंसिल हो गया। और यहां के लोग संभवतः जो 2 हफ्ता लेट हुआ उसमें यह भी था, मांगते रह गए उससे, लेकिन उससे देने से मना कर दिया। वह होता तो जो घटनाएं घटी है हमारे खिलाफ, वो संभवतः नहीं होती। जी, नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये है सर कि मिसाइल तो रोक लेगा एयर डिफेंस सिस्टम, फिर लेकिन आवाज ड्रोन को लगता नहीं रोक जाएगा। पाएगा। हेलो, हेलो। आवाज आवाज कट गया आपका लास्ट। हाँ, हाँ, मैं बोलिए ये बोलिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल तो रोक लेगा, लेकिन ड्रोन नहीं रोक पाता है। ये तो हमें रूस में भी दिखाई दे रहा है, और ये हमें तेल अवीव में भी दिखाई दिया कि नेतन्याहू के घर की विंडो तक ड्रोन पहुंच जाता है। ड्रोन का अपना है, खासकर FPV ड्रोन्स, जिसमें मतलब केबल से होता है 3-4 किलोमीटर दूर, या लॉन्ग रेंज का। तो ड्रोन जो है अब तो मतलब ईरान का ही देख ले, 300, 500, 1000, 2000 किलोमीटर जा सकता है। घूम घूम के रास्ते में लो लेवल पे चला जा रहा है, आपके रेडार में नहीं आ रहा है। और एक ड्रोन, एक उदाहरण देता हूं कि मान लेते हैं 1 से 2 करोड़ रुपए का है, और आपका S400 का मिसाइल जो है 100 करोड़ का है, तो अब कहां कहां ड्रोन से मारते रहिएगा उसको, बड़ा मुश्किल है। ड्रोन जो है बड़ा ही आज के समय का, इस समय का 2025 का बड़ा ही घातक चीज डेवलप हुआ है। जैसे कि शुरुआती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्टिलरी ये सब आया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तोप आया था, उसके साथ साथ हमें फाइटर प्लेन आए थे। इस समय के लड़ाई में बीच में बहुत सारे हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हुआ, चाहे वियतनाम हो, चाहे किम जो पैलेस्टीन, मिस्र और इसराइल के बीच में जो हुआ था, किम योपुर 6 दिन की जो वार हुई थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बड़ा ही विकास हुआ था। आज के समय में देखें तो ड्रोन का जो विकास हुआ है वह एक असीमित रूप से नजर आ रहा है, और उसका काउंटर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक जी, है, चलिए अब और खबर का रुख करते हैं। अमेरिका से बड़ी खबर है, अडानी के खिलाफ ईरान की कंपनी के साथ धंधा करने पर भी अब जांच शुरू हो गई है क्या? अब ये कर सकते हैं। देखिए, ये जो है, अब एक तो जो भी अडानी कर रहे हैं वो बात अलग है, एक अमेरिका की बदमाशी है। उसने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, रूस के अगेंस्ट में लगाया है, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा का लगाया है, और ये कहता है कि उनके साथ यदि आप कोई व्यापार करते हैं, या उसके भी नहीं, मान लीजिए क्यूबा वेनेजुएला से करता है, वेनेजुएला से भी करते हैं, तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। यानी प्रतिबंध जो है सो ड्रोन की तरह कहां किसके पीछे घुसा हुआ बड़ा कहना मुश्किल है। और इस हालात में वो अडानी खिलाफ, अडानी को यहां पे क्रिमिनल नहीं घोषित किया जाएगा। अडानी को कहा जाएगा कि आप हमारे दुश्मनों के साथ व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आपका जो भी व्यापार है, हमारे जितने मित्र देश है, ऑस्ट्रेलिया में आप कोयला का खदान ले रहे हैं, स्टील का ले रहे हैं, वो सब के सब हम बंद करवाएंगे, हम लोग आपसे नहीं व्यापार करेंगे। तो यह सीधे के सीधे पूरे वर्ल्ड वॉर में ट्रेड वार को ये ट्रंप एंड गैंग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जी, ठीक है सर, अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है वो यहां फिर से ईरान से है। ईरान जवाब अभी नहीं दे रहा है अमेरिका के मसौदे पर, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि परमाणु संवर्धन के मुद्दे पर वो किसी तरीके का समझौता नहीं करेगा। और इसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री काहिरा जाकर IAEA के प्रमुख से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। दोनों घटनाक्रम क्या कहलाते हैं? IAEA प्रमुख जो है वो कम धूर्त नहीं है, ऊपर से कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि काहिरा यानी कैरो, हाँ, कैरो में आके हमसे मिले, सीधे के सीधे बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा। तो अच्छा लगने से क्या होता है, वह
तो समय से पहले ही हमें पता है कि सब कोई खास मायने नहीं है। वह जो अमेरिका कर रहा है उसको आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। ईरान की तरफ से यह चीज तो साफ हो गया है कि यूरेनियम संवर्धन यानी उसको एनरिच करने, उसको साफ करने की जो बात बनती है उस पर वह कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ बातचीत चले तो 60% ना करें, लेकिन 50-40% जो भी है उससे वह पीछे नहीं हटेंगे अपने एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे कामों के लिए। दूसरा चीज वो कह रहे हैं कि कोई भी बातचीत आगे उसके पहले अमेरिका हमें बताया कि जो भी हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाया है हमारे तेल के बिक्री पे या विदेशों से हम जो सामान को प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं, उस पे ये चीजें बताएं जो कि अमेरिका इस पे खामोशी साधे हुए, अमेरिका की बदमाशी है। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में कोई संधि होने वाला है, अनलेस कुछ चमत्कार हो जाए जिसके लिए मिडिल ईस्ट के सारे अमेरिकी चमचे जो है लगे पड़े हैं। जी, सीरिया से अमेरिका ने अपने कुछ फौजियों को वापस बुलाया, एक घटनाक्रम ये है। दूसरा घटनाक्रम ये है कि जो अमेरिका का पिट्टू एसडीएफ है वो भी अपने बंदों को छुड़वा रहा है दमिश्क की सरकार से। चलिए, प्रिजनर्स का बेचारे का इसमें कई सिविलियन भी है, मैं देख रहा था कई सिविलियन है बेचारे, वो मजदूर हैं साधारण से काम करने वाले, गलती से एसडीएफ जिसकी आपने बात की अलेप्पो की तरफ यानी नॉर्थ सीरिया में उस तरफ ये घुस गए हैं और उसको पकड़ के 6 महीना से जेल में बंद रखा हुआ है। बेचारा को ना हथियार कभी चलाने को मौका मिला, ना चलाना जानता है, ना ही वो खुफिया का कुछ काम कर रहा है, उसको उठा के जेल में डाला हुआ है। तो ये तकरीबन 470 लोगों की अदला बदली तो अच्छी बात है। वैसे भी एसडीएफ जहां तक बात है धीमे धीमे करके वह पूरे जो ग्रेटर सीरिया जो अमेरिका और इसराइल के अंदर में काम करेगा उसके तरफ, उसके पक्ष में आने को ये लोग भी तैयार हो गए। वैसे ही जैसे कि सीरियन जो आर्मी थी वहां की तुर्की के द्वारा जो सपोर्टेड है उसके वो भी इनके साथ आके मिल ही रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है, चल रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का और बड़ा अपडेट है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। यहाँ कराची की जेल में भूकंप आ गया और उसके बाद यहाँ से कैदी भाग गए और उस दौरान जो गोलियां चलने की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एक तो हमारे मीडिया के कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की परंपरा है लोग भागते हैं। खैर वो जो भी हो, उस परंपरा को मैंने नहीं देखा। और वहां भूकंप चला है तो भूकंप के कारण यदि उस सेल में मर ना जाए, यदि गिरता है, शुरू में माइनस झटका लगा था तो जितने गार्ड शार्ट थे इनको लाके जो ओपन एरिया होता है चारों तरफ से बंद है उसमें लाके इनको जमा कर दिया। जब इकट्ठे जमा हो गए, इनको मौका मिला तो इन्होंने गार्ड पे अटैक कर दिया। गार्ड ने गोलियां चलाई, एक मारा गया, 3 गार्ड घायल हुए। लेकिन इन लोगों ने चाबी चाबी करके खोल के और कहते हैं कुल डेटा जो है वो 216 लोग भाग खड़े हुए। बाद में करीब 75-80 लोग पकड़े भी गए हैं, बाकी लोग गायब हो गए। तो इसमें हो सकता कई अपराधी हो, कई अपराधी ना भी हो। हो सकता है कुछ वैसे भी लोग हैं, पता नहीं वहां की स्थिति क्या है, कोर्ट की कितना जल्दी उसको सलटाते हैं। यहां जैसे 3-3 साल तक आपका केस ही नहीं खुलता, आप ऐसे ही जेल में सड़ रहते हैं बिना किसी मतलब एफआईआर के बाद से, बिना किसी चार्जशीट के और बिना केस शुरू हुए। तो वहां की क्या स्थिति है। तो ऐसे में ये लोग भागते हैं तो ठीक है भाई, जबरदस्ती तुम्हें बंद कर रहा, हमें मौका मिल रहा, भाग रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान के सिंध में उतनी तरह की जो आतंकी घटनाएं नहीं है, कैसे लोग बंद है क्या है डिटेल नहीं पता है। इस पाकिस्तानी सरकार को सोचना होगा कि आखिर इतने लोग तुम्हारे जेल में क्यों बंद हैं। अमेरिका के जेल में उतने लोग बंद हैं, उससे ज्यादा हैं जिस समय तथाकथित रूप से स्टालिन के समय में यूएसएसआर के लोग जेल में बंद थे। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी है। सिर्फ हमारे, आप जानते ही हैं, जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल गए हुए थे वो वापस लौटने लगे हैं। अभी विदेश मंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अगले हफ्ते बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। उससे पहले वैसे नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम बन गया है कि 9 तारीख को वो 6 तारीख को वो जम्मू कश्मीर जाएंगे और 6 तारीख को 1 महीना भी हो जाएगा पाकिस्तान पे जब हमला किया गया था, जवाब दिया गया था। लेकिन इसी बीच टेलीग्राफ ये रिपोर्ट छाप रहा है कि डिप्लोमेसी के मामले में पाकिस्तान भारत पर हावी पड़ रहा है। क्या वाकई में ऐसी बात है? देखिए, हावी हो ना हो, बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं और दोनों देश जो हैं 4 दिन के युद्ध के बाद से बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे हैं और दोनों देशों के नेताओं को मौका मिला है कि आपदा को अवसर में बदले, अपनी जनता को दिखा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारी जनता जो जितनी भी पढ़ी लिखी हो व्हाट्सएप के मीडिया से, हमारी मतलब भारत पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूं, और उनको बताया जा रहा है कि देखो विदेशों में हमारी बड़ी इज्जत बड़ी है और हमने उसको हरा दिया है।
अब इस हराने जिताने से भाई ना तुम्हें तो रोजी मिलेगी ना रोटी मिलेगी। खैर जो भी हो, ये भारी मात्रा में जा रहे हैं। भारत के 7 डेलीगेशन जो है 33 देशों में जाने की बात है, कह रहे हैं कि वापस आ रहे हैं, आ भी रहे होंगे। उसी तरह से वहां के पाकिस्तान की तरफ से पीपीपी के चेयरमैन जो हैं, एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, वह भी जा रहे हैं। उनके साथ हिना रब्बानी भी जा रही हैं। याद होगा आपको कि यह जो हमारे फाइटर पायलट जो पिछले बारे में जो हुआ था, और ये विदेश मंत्री हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी खूबसूरत विदेश मंत्री हैं। बड़ी खूबसूरत विदेश मंत्री। हमारे लोग उस पर काफी जोर से कर रहे थे कि वो हमारी भाभी भाभी, पता नहीं भाभी बनाने से उन्हें क्या मजा मिलता है, जबकि हमारे तो कहावत है कि भाभी मां समान भी होती है। खैर जो भी हो, तो उस घटना के बाद से, पहलगाम के पहले वाले घटना के बाद से ये जो गए थे, तो ये भी सब घूम रही है और दूसरे देशों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से मुख्य मुद्दा है कि देखो भाई, सिंधु जल जो हमारा एग्रीमेंट था, इंडस रिवर एग्रीमेंट था, उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। देखो हमें किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिससे वर्ल्ड बैंक भी शामिल, उसके ऊपर जाके कर रहे हैं। किस तरह से भारत ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। भारत के लोग जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं किस तरह से, देखो पहलगाम में कर दिया। पाकिस्तान कहता है हमारा उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम उसको पकड़ो और मारो जो करना है। ये सब चीजें चल रही हैं और जो लोग जा रहे हैं उनको बड़ा मजा भी आ रहा है, खूब घूम रहे हैं, खूब प्रचार भी हो रहा है। हमारे तरफ से शशि थरूर भी हैं, गाना वाना भी गा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है वो गाना भी गा रही है। गाना गाते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन लोगों के मजे हैं। पैसे हमारे जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जो है टैक्स पेयर, हम लोग दे रहे हैं जी। चलिए अब आखिरी खबर ले लेते हैं, थोड़ा वक्त का तकाजा है, और ये आई है अमेरिका से। CAIR नाम का एक संगठन है, उसने अहमदाबाद में जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसका जिक्र करते हुए कहा है कि भारत को चिंताजनक देशों की लिस्ट में डाल दो। अब ठीक है, ये इन्होंने कहा है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी जो आपने कहा भारत विशेष चिंता का देश, या जो है अमेरिकी सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इसमें डाला जाए। ये डालने का मतलब होता है कि उस पर खास नजर रखी जाए कि वहां की सरकार प्रजातांत्रिक है कि नहीं। ये अमेरिका का एक हथकंडा भी है, कहीं पर सही भी हो सकता है, कहीं गलत भी हो सकता है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि अहमदाबाद में 8,500 मुस्लिमों के घर जो है सो ढहा दिए गए हैं, और केवल इस आधार पर कह के कि बांग्लादेशी है, जबकि ये लोग दशकों से यहां पर आ रहे हैं, बांग्लादेशी है कि नहीं, वो सब बकवास है। आगे भी ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन, सिख और दूसरे जितने मिनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। और वैसे देखें, मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाह, हालांकि उन्होंने वक्फ बिल का भी लाया है, जो बिल है जिसके अधीन में ये मुस्लिमों की जो जमीन, मुस्लिम नहीं क्या, वक्फ का जो एक संस्था है उसके जमीनों को लेने की बात जो कर रहे हैं, उसको लेकर कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर कहते हैं काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस को लेकर जो कर रहे हैं। मैं इसमें टिप्पणी ये है कि हमने देखा है कि अन्य कारणों से भी, यह तो एक उदाहरण है, जमीन पर नजर है, हर जगह लोग लूट रहे हैं, यह भी एक कारण बनता है। लेकिन मुख्य इनका मुद्दा है, पटना में मैंने देखा है, पटना को खूबसूरत बनाने के चक्कर में जो जितने मजदूरों की बस्तियां थी दशकों से वहां उजाड़ दिया। वही हालत आपके दिल्ली के पुतली नगर या जो भी है, कठपुतली जो भी नगर है, वो जंगपुरा बर्बाद कर दिया सर, पूरा मद्रासी बस्ती पूरी बर्बाद कर दी जंगपुरा की। जी, बॉम्बे में देखें तो वहां पे भी यह चीज भारी संख्या में, एशिया का जो सबसे बड़ा वो कहते हैं धारावी सबसे बड़ा स्लम, उसमें भी कब्जा कर रहे हैं। तो पूरे देश में खासकर बड़े बड़े शहरों के किनारे जो लैंड जिनका दाम बहुत बढ़ गया है, ये दशकों से क्या 100 वर्ष से पहले रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, इनको हटा दो, कीड़े मकोड़े की तरह हटा दो। और ये जब तक हम मजदूर किसान एक नहीं होंगे तब तक हमारी नियति यही होगी। और ये जो हट रहे हैं, ये समझना चाहिए, अंतिम मेरी बात है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये अगला हम उसमें आएंगे, मिडिल क्लास वाले और लोअर मिडिल क्लास यहां, और यहां से हम उनका जगह ले रहे हैं जिनको हम मार के भगा रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब रिपोर्ट छपती है कि अगले 4 साल में पूरी दुनिया के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा मालदार होंगे और भारत चौथे नंबर का सबसे बड़े मालदार लोगों का देश बन जाएगा, और गरीबों की तो बात हो ही नहीं रही है, उनको तो उजाड़ के फेंक दो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।